हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EduLite ट्यूटोरियल पर। पिछले क्लास में मैंने आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर का आपको फॉर्मूला बताया था। आपने सॉल्व किया होगा, सारे फॉर्मूले से क्वेश्चन लगभग बन जा रहे थे। और इस क्लास में जो भी फॉर्मूला बच गए हैं तो आज पूरे फॉर्मूला इस क्लास में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के सारे फॉर्मूला इस क्लास में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, पूरे इंपोर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फॉर्मूला क्या है। पिछले क्लास में आपको फॉर्मूला नंबर 9 तक बताया था, अभी 10th है। तो फॉर्मूला 10 आपके बता रहा है कि पावर स्टेजेस। आपको पिछला क्लास में मतलब 2-3 क्लास पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताया था, पावर स्टेजेस से आपको क्वेश्चन भी बताए थे और उसमें ये डायग्राम फिर से बताए भी थे, मगर इसमें फिर से एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि एक क्लास में आपके सारे जगह यही जगह रहेंगे, इसलिए फिर से मैं वही चीज को आपको एक बार बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है पावर स्टेजेस। मेरा इंडक्शन मोटर में पावर कैसे कैसे फ्लो होता है, ये चीज देखिए। पहले इनपुट पावर जो हम लोग भी देते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दिए हैं, वो जाता है स्टेटर कोर लॉसेस में और कॉपर लॉसेस में। स्टेटर का जो कोर लॉसेस होता है, कॉपर लॉसेस होता है, उसमें जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एयर गैप पावर, और उसके बाद आता है आपका रोटर कॉपर लॉसेस है, और उसके बाद आपका मैकेनिकल पावर। फिर उसके बाद मैकेनिकल और रोटेशन लॉसेस घटाते हैं तो मेरा पी आउटपुट और पी साफ पावर मिलता है। तो इसी को बढ़िया से देखते हैं क्या चीज है। अगर मुझे पूछ दिया गया एयर गैप पावर क्या होता है, एयर गैप पावर निकालिए बोल दिया जाए, तो एयर गैप पावर क्या होगा, आपका जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर में स्टेटर का जो लॉसेस होगा, कोर लॉसेस कॉपर लॉसेस जो भी है, उसको माइनस करेंगे तो मेरा एयर गैप पावर निकलेगा यहाँ से। क्लियर है। आपको सेकेंड में देखिए मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या होता है कि मैकेनिकल पावर जो एयर के पावर, ये नहीं कि इनपुट पावर, एयर के पावर जो इससे जस्ट बिफोर एयर के पावर में से माइनस करेंगे रोटर कॉपर लॉसेस, ओनली रोटर कॉपर लॉसेस। यहाँ पर तो कोर लॉसेस नहीं लिया है, इसी का रोटर कोर लॉसेस क्यों नहीं लिए, उसको आपको पहले पिछले क्लास में आपको बताया भी थे, बहुत अच्छा से बताए थे, एक क्वेश्चन लेके भी बताए थे क्यों नहीं लेते हैं, फिर भी बता दूंगा अभी। मगर अभी फिलहाल लिखिए इसको कि मैकेनिकल पावर जब भी निकालना रहे तो एयर के पावर मतलब आपको माइनस करना रोटर कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस नहीं लीजिएगा। आगे देखिए, अगर पी आउटपुट निकालना रहेगा या पी साफ निकालना रहा है तो मैकेनिकल पावर जो भी मेरा दिया हुआ रहेगा, मैकेनिकल पावर माइनस रोटेशनल लॉसेस को माइनस कर देंगे तो मेरा पी आउटपुट निकल जाएगा। इसी को अगर बोल दिया जाएगा कि इनपुट पावर क्या है, इनपुट पावर क्या हो जाएगा, एयर के पावर प्लस स्टेटर का कोर लॉसेस, मतलब ये इसको अपोजिट इधर कर दीजिए, यहाँ पे इधर माइनस इधर लगेगा पॉजिटिव, तो ये सब तो रिलेशन है। बस आपको आना चाहिए क्या होता है, प्रोसेस जानिए, पावर फ्लो कैसे होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। आपको ये यहाँ पर बता रहे थे, यहाँ पर कोर लॉसेस क्यों नहीं लिए गए हैं। आपने देखा होगा, आपने कोई स्टूडेंट बताइए क्यों नहीं लिए हैं कोर लॉसेस मोटर में। देखिए क्यों नहीं लिए गए आपको बताते हैं। रोटर में कोर लॉसेस मेरा आपका नेग्लिजिबल हो जाता है, कोर लॉसेस रोटर में नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है। और कोर लॉसेस को क्या बोलते हैं, ईटी लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस यही होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एफ आर अगर निकालना रहता है तो एसएफ होता है, जानते ही रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना रहा है तो एसएफ होता है। मान लीजिए स्लिप दिया हुआ रहा है आपका 4% दिया हुआ, और आपका 4% दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया 50, मान लीजिए 50 दिया तो 2 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर देखिए एफ आर मेरा कितना 2 हर्ट्ज आया, और मेरा जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेरा कितना 50 है ना। तो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जा रहा है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मेरा बहुत कम हो जा रहा है, बहुत कम। तो मेरा फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, ईटी लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग कोर लॉसेस रोटर में नहीं लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, तो ये पहले भी बता चुके हैं मगर फिर भी देखिए आपको बता दी है, इसको नहीं लिखे, ये आपको समझाने के लिए बताया था, इसलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूला केवल नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए हर एक फॉर्मूला एक साथ। बुक में तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है मगर आपको सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। चलिए ये आपको पावर स्टेज कैसे फ्लो होता है आपको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आपको रिलेटेड है तो बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर लॉसेस देखते हैं। आपको लॉसेस क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में लॉसेस आता है, बहुत तरह का होता है। एक आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस को कोर लॉसेस बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि कोर लॉसेस क्या होता है या आयरन लॉसेस किसको बोलते हैं। तो आयरन लॉसेस कोर लॉसेस किसको, स्टेटर कोर लॉसेस को बोला जाता है।
जो स्टेटर कोर लॉसेस होता है। रोटर कोर लॉसेस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है आपको बता ही दिया। आयरन लॉसेस में कोर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस आपको पता है हिस्टेरेसिस ईडी लॉसेस होता है, जो कि रोटर में आपको नहीं होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगलेक्ट होता है। ठीक है, ओनली स्टेटर कोर लॉसेस को लिया जाता है। आगे देखिए कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस का दूसरा नाम बोला जाता है ओमिक लॉसेस। कॉपर लॉसेस में भी ओमिक लॉसेस बोला जाता है। इसमें क्या होता है आपका स्टेटर प्लस रोटर दोनों में यूज होता है, मतलब वो कॉपर लॉसेस दोनों में होगा, स्टेटर में भी होगा रोटर में भी होगा। तो आपको कॉपर लॉसेस दोनों जगह में यूज होता है। और थर्ड है आपका मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस क्या होता है, फ्रिक्शनल प्लस विंडेज लॉसेस, इसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस। फ्रिक्शनल प्लस विंडेज लॉसेस, जो भी घर्षण होता है, मेरा मोटर घूमता है तो कोई बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शनल जो भी लॉसेस आ रहा है उसको, और विंडेज लॉसेस जो भी वाइंडिंग में जो भी लॉसेस आता है उसको, उसी को हम लोग मैकेनिकल लॉसेस बोला जाता है। ये क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए, अगर कांस्टेंट लॉसेस या रोटेशनल लॉसेस, फिक्स लॉसेस, तीनों एक ही नाम है, मतलब नाम एक जगह इसलिए लिख दिया कि एग्जाम में आपको अलग अलग, कभी बोल देगा रोटेशनल लॉसेस, कभी फिक्स लॉसेस, तीनों एक ही चीज है। तो उसको क्या बोलते हैं आपका स्टेटर कोर लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। आपको निकालना है, बोल दिया है कि फिक्स लॉसेस निकालिए। आपका स्टेटर कोर लॉसेस ईडी हिस्टेरेसिस लॉसेस दिया हुआ रहेगा, मैकेनिकल लॉसेस दिया होगा कोर का, तो आपको ऐसे निकालना होगा स्टेटर कोर लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा रोटेशनल लॉसेस, फिक्स लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस। क्लियर है। आगे देखिए वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस किसको बोलते हैं, स्टेटर प्लस रोटर कॉपर लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस डायरेक्ट समझिए कि कॉपर लॉसेस को बोलते हैं, और कांस्टेंट लॉसेस को बोलते हैं कोर लॉसेस। अगर सिंपली अगर जाना है तो वेरिएबल लॉसेस कॉपर लॉसेस I2R होता है, और यहाँ पर कोर लॉसेस, कोर लॉसेस ईडी लॉसेस हिस्टेरेसिस। यहाँ पर लिखे हैं कोर लॉसेस, मतलब यहाँ पर आपका ईडी लॉसेस प्लस हिस्टेरेसिस लॉसेस दोनों आ जाता है। और मैकेनिकल कोर लॉसेस भी, और मैकेनिकल कोर लॉसेस क्या आता है, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉसेस भी आता है आपका, कांस्टेंट लॉसेस या फिक्स लॉसेस में आता है। आइए लास्ट देखते हैं टोटल लॉसेस। टोटल लॉसेस किसको बोलते हैं, टोटल पूरा लॉसेस, मतलब इंडक्शन मोटर का टोटल लॉसेस बताना है तो क्या होता है, तो कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस, जितना भी मेरा कांस्टेंट लॉसेस हो रहा है, वेरिएबल लॉसेस हो रहा है, दोनों जोड़ दिया तो टोटल लॉसेस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पावर स्टेजेस क्या होता है इंडक्शन मोटर का, आपका लॉसेस क्या क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, या दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका फॉर्मूला। इसको नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 12 इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है उसके बारे में, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाई आउटपुट पावर प्लस कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट लॉसेस आपका नो लोड टेस्ट से भी आता है, और वेरिएबल लॉसेस को बोलते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट भी बोला जाता है। ये एग्जाम में आपका दे देगा कि नो लोड टेस्ट किसको बोलते हैं, नो लोड टेस्ट किसको बोलते हैं, तो आपको ऑप्शन में वेरिएबल लॉसेस दे देगा, कांस्टेंट लॉसेस ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या मारना है, नो लोड टेस्ट किसके लिए, कांस्टेंट लॉसेस के लिए, और ब्लॉक रोटर टेस्ट आपके लिए वेरिएबल लॉसेस के लिए। ठीक है, इफिशियंसी का फॉर्मूला ये होता है आउटपुट पावर। अगर एग्जाम में आपको कुछ बोला नहीं जाए, क्वेश्चन दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, तो आप क्या एज्यूम कीजिएगा, इनपुट पावर क्या आउटपुट पावर, क्या एज्यूम कीजिएगा। डिफॉल्ट अगर कुछ बोला नहीं जाए इनपुट पावर ये कुछ है तो वो जनरली आउटपुट पावर होता है। उसी तरह आपको अगर वोल्टेज दिया हुआ रहता है, इसमें अगर नहीं बोला जाए तो फेज वोल्टेज नहीं लीजिएगा, लाइन वोल्टेज लीजिएगा। जो भी दिया हुआ रहता है आउटपुट पावर दिया रहता है, और वोल्टेज आपका लाइन वोल्टेज दिया हुआ रहता है, ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं पावर रिलेशन। पावर रिलेशन क्या होता है ये आपको पहले ही बताया। देखिए एयर गैप पावर रेशियो है आपका, एयर गैप पावर रेशियो मैकेनिकल पावर इज टू रोटर कॉपर लॉसेस पावर। ठीक है, इसका क्या होता है 1:1 माइनस एस इंटू एस, ये आपका पावर रिलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछ दिया गया आपका कि पी एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय पी मैकेनिकल कितना होगा, तो पी एयर गैप कितना है 1 है। यहाँ देखिए अगर पूछ दिया पी एयर गैप पावर रेशियो पूछ दिया, एयर गैप पावर इज टू मैकेनिकल पावर क्या होगा, तो 1 माइनस एस, ये हो गया। इसी को पी मैकेनिकल बाई पी एयर गैप पावर पूछ देगा तो 1 माइनस एस हो जाएगा। इसी को अगर पूछ दिया जाए पी मैकेनिकल बाई पी एयर गैप पावर, ये पूछता है तो 1 माइनस एस हो जाएगा। इसी तरह कॉपर का भी है, पी मान लीजिएगा पी मैकेनिकल या पी कॉपर बाई पी मैकेनिकल इज इक्वल टू एस बाई 1 माइनस एस, ये सब पूछ देता है। तो ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। पी एयर गैप क्या इज टू पी मैकेनिकल इज टू पी कॉपर इज इक्वल टू 1:1 माइनस एस इज टू एस। एयर के पावर का 1 होता है, मैकेनिकल का 1 माइनस एस होता है, और कॉपर का एस होता है। ये क्लियर है। आगे देखिए
टॉर्क इक्वल टू एयर के पावर में ओमेगा एस। यहीं पर अगर एयर के पावर की जगह मैकेनिकल पावर आ जाए तो ये रोटर का स्पीड हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड हो गया। इसी को लिखते हैं क्या, ओमेगा एस को 2 पाई NS बाई 60। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये टॉर्क निकालना रहा और रोटर पावर इनपुट दिया हुआ रहा तो इसका मतलब 2 पाई NS बाई 60। तो सिंक्रोनस स्पीड के लिए कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वहां से निकाल लीजिएगा। क्लियर है? इसको आगे देखिए, रोटर कॉपर लॉसेस क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं कर देता हूँ, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में ये आया है। रोटर कॉपर लॉसेस क्या होता है? रोटर कॉपर लॉसेस में आपको क्वेश्चन में दिया हो रहा है इनपुट पावर दे दिया गया और लॉसेस भी दे दिया है, मगर एक्चुअली होता क्या है, एस इंटू पीजी। तो पीजी कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास में आपको पावर रिलेशन बताया था। क्या होता है पीजी निकालने के लिए, आपको बताया था ना, एयर के पावर माइनस, यहाँ पे लिख देते, यहाँ नहीं लिख रहा होगा, यहाँ लिख देते। पीजी निकालने के लिए आपको पहले पता है ना, पीजी इक्वल टू क्या होता है, इनपुट पावर माइनस लॉसेस, स्टेटर लॉसेस, ये बताया है आपको। तो यहाँ पर पीजी है, अगर लॉसेस नहीं दिया हुआ रहा, अगर लॉसेस मेरा 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो लॉसेस को अज्यूम 0 कर लिए। तो पी इक्वल टू पी इनपुट, तो यहाँ पर पी इनपुट भी लिख सकते हैं, कब, जब लॉसेस मेरा 0 है। क्लियर है? रोटर कॉपर लॉसेस निकालने के लिए एस टाइम इंटू पीजी होता है। और इसी और फॉर्मूला में अगर क्वेश्चन में पी आउटपुट दिया हुआ है, इनपुट नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखा है, तो समझिए जनरली पी आउटपुट पावर है। तो पी आउटपुट पावर दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपका होता है स्लिप डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस होता है। रोटर कॉपर लॉसेस निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक एस पीजी और एक है एस बटा 1 माइनस एस पी आउटपुट। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए बहुत अच्छे से। ये सब समझाने के लिए यहाँ पे लिखे, इसको मत नोट कीजिएगा। आगे देखिए, आगे है आपका टी स्टार्टिंग बाय टी मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू 2s बाय एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एस क्या स्लिप है, एस कौन सा स्लिप है, वो वाला, एस इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, ये एस वाला है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ एस स्लिप है। तो आपको पता है ना ये कैसे आता है रिलेशन, ये भी आपको पता है। टी स्टार्टिंग का फॉर्मूला आपको पता था, टी स्टार्टिंग क्या होता है, के इंटू स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, स्टार्टिंग टॉर्क का। इसी का मैक्सिमम टॉर्क आपको बताया है, कंडीशन में क्या होता था, के E2 स्क्वायर बाई 2X2, ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला बताया। ये दोनों को यहाँ पर पुट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, टी स्टार्टिंग और टी मैक्सिमम, तो आपका आ जाएगा 2s बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ये आया कहां से रिलेशन, यहां से आया, ये देखिए ये वाला से। क्लियर है? आगे देखिए, इसी में स्टार्टिंग टॉर्क का था, अब रनिंग टॉर्क बाई टी मैक्सिमम। रनिंग टॉर्क का भी फॉर्मूला आपको बता दें, रनिंग टॉर्क में क्या होता है, के एस E2 स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, ये बताया था। रनिंग टॉर्क का भी आपको बताया था फॉर्मूला, वहां पर रनिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई टी मैक्सिमम फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2s इंटू एसएम डिवाइडेड बाई एसएम का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर एसएम क्या है आपको पता है, एसएम कोई बता सकता है, आपको पता है? यहाँ पर एसएम जो कंडीशन टी मैक्स का कंडीशन होता है, जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, क्या होता है, R2 इक्वल टू एसएम X2 होता है ना, ये कंडीशन होता है ना, जिसका जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, तो यही एसएम है। यहाँ पर ये यहाँ एसएम है, यहाँ पर इनपुट मत कर दीजिएगा, यहाँ पे एसएम, यहाँ एस है, स्लिप है, और ये एसएम आपका यहाँ पर आता है, एसएम आता है आपका R2 डिवाइडेड बाई X2 आता है, R2 डिवाइडेड बाई X2 आता है एसएम, यहाँ एस है स्लिप। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब सारे फॉर्मूला सारे से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्लियर रहना चाहिए सब में। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये चीज कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल जब भी बताया था ये कॉन्सेप्ट बताया था, मगर इस क्लास में फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसलिए फिर से इसे बता रहे हैं। देख लीजिए अच्छे से, स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग मेथड क्या क्या होता है, पहला आपका है डी और स्टार्टिंग मेथड। इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है देखिए इसके बारे में बेसिक। इसका स्विच कौन सा होता है, पुश ऑन पुश ऑफ स्विच होता है, पुश ऑन पुश ऑफ स्विच होता है। और रेटिंग कितना होता है, अप टू 5 HP के बराबर में। यहाँ पर अगर HP नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट होता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट।
तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समथिंग आपका 3.47 किलोवाट आएगा। चलिए, और ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ रहता है, कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 5 HP नहीं लिख के आपको वहां वाट में या किलोवाट में दे देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इट इज यूज फॉर स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए। ये ड्यूल स्टार्टिंग बेसिकली आपको स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए किया जाता है। कौन सा? जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है हमारे घर में जो होते हैं, वो आपका इंडक्शन मोटर आपका स्मॉल रेटिंग के लिए ही ड्यूल स्टार्टिंग किया जाता है। आगे देखिए, इट ड्रॉ अ लार्ज करंट। कितना ड्रॉ करता है ये करंट? 7 to 10 टाइम्स रेटेड करंट ये ड्रॉ करता है ड्यूल स्टार्टिंग। तो ड्यूल स्टार्टिंग से मेन फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है आपके, टी स्टार्टिंग बाय रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय रनिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई फुल लोड करंट होल स्क्वायर इनटू स्लीप टाइम फ्रीक्वेंसी, स्लीप है ये, ठीक है। आगे देखिए, सेकेंड मेथड, स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज का सेकेंड मेथड आपका है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग क्या होता है आपका? टीपीडीटी, इसका मतलब होता है ट्रिपल पोल डबल थ्रो। इसका कौन सा स्विच है, ठीक है, ये आपका ट्रिपल पोल डबल थ्रो एक स्विच है। इसका रेटिंग कितना आता है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का? बिटवीन 5 HP टू 15 HP। इसका फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, टी स्टार्टिंग रनिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1/3 आई स्टार्टिंग बाई आई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू स्लिप। ये आपका स्टार डेल्टा का फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा स्टार्टिंग करंट दे दिया, फुल लोड करंट दे दिया, स्लिप नहीं दिया तो स्लिप नहीं दिया तो आपका पोल दे दिया रहेगा, तो पोल से आप स्लिप निकाल सकते हैं। पोल दिया हुआ रहेगा और आपका ये एनआर रोटर स्पीड, कितना रोटर घूम रहा है स्पीड से, वो दिया हुआ रहेगा। तो स्लिप का फॉर्मूला आपको बताया है पिछले क्लास में कि NS माइनस NR बाई NS होता है। और NS कैसे निकालेंगे? पोल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वहां से आप NS निकाल लीजिएगा, NR दिया हुआ वहां से स्लिप निकल जाएगा। जब स्लिप निकल गया और स्टार्टिंग वाई रनिंग करंट आपका दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे पूछ देगा रेशियो बिटवीन टी स्टार्टिंग बाई टी फुल लोड करंट, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे किस तरह पूछा जाता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बता रहे किस तरह पूछता है। क्लियर है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टिंग? क्लियर हो गया। अब थर्ड देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तीनों इंपॉर्टेंट, आपको तीनों इंपॉर्टेंट, इससे तीनों से क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों को पढ़ना है। और दो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बताया नहीं हूँ। पहले इसको देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग क्या होता है? इसका रेटिंग होता है अबव 15 HP। 15 HP से आपसे ज्यादा होगा तब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई रनिंग टॉर्क इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई आई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू स्लिप। यहाँ एक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन भी बन जाता है डायरेक्ट। ये सब कुछ वैल्यू नहीं देगा आप, टी स्टार्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, टी स्टार्टिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स, टी स्टार्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो अगर ये फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ एक्स क्या है, एक्स आपका टैपिंग होता है, कितना टैप किया जाता है ट्रांसफार्मर, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें टैपिंग जो यूज करते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना टैपिंग किया जा रहा है वो चीज है। टैपिंग हमेशा लेस देन 1 होता है, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। टैपिंग का वैल्यू दे देगा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर टैपिंग का वैल्यू होता है लेस देन 1। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन रहा है मैं सब बताते जा रहा हूँ, तो ये आप क्लियर हो जाइए, सब सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सब। तो इसे आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है आपका। 3 तक बताए थे आपको, मतलब स्टार्टिंग मेथड, 3 फेज इंडक्शन मेथड में ड्यूल स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग बताया। चौथा आपका है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर और 5th है स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसी के लिए इसे बता रहे हूँ, ठीक है। देखिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या होता है, इट इज यूज्ड इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर किसमें यूज किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाता है रोटर रेजिस्टेंस, एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए है। मोटर डिजाइन, इसमें आपका मोटर डिजाइन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और हाई मेंटेनेंस होता है। और फिफ्थ वन है आपका स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मतलब स्टार्टर रेजिस्टेंस
सॉरी स्टेटर है, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या होता है, आपको ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए यूज होता है और लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको बता रहा हूँ। आगे देखिए कॉन्सेप्ट कोगिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं और क्रोलिंग से। इससे क्वेश्चन जरूर बनता ही है, क्वेश्चन मिलता ही है आपको हर एक एग्जाम में। तो इसको देखते हैं क्या होता है। कोगिंग क्या होता है, कोगिंग होता है मैग्नेटिकली इंटरलॉक हो जाता है, मैग्नेटिकली लॉक हो जाता है बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल। स्टेटर और रोटर पोल के बीच में मैग्नेटिकली इंटरलॉक हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कोगिंग हो गया। जैसे आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि ये स्टेटर है, ये रोटर है, तो यहाँ पर जो रोटर टीथ है या रोटर पोल है आपका, ये मैग्नेटिकली इंटरलॉक हो गया। मतलब इस दोनों के बीच में इसके आपस में ये दोनों, ये जब इंटरलॉक हो जाएगा तो ये रोटर घूमने नहीं देगा। जब घूमने नहीं देगा तो स्पीड मेरा 0 हो गया। मतलब किसके कारण होता है, क्रोलिंग के कारण होता है। क्लियर है। अब कोइंग अगर कब कौन कंडीशन में कोइंग होता है, मतलब कोइंग कंडीशन है आपका, ये कब होता है, जब स्टेटर स्लॉट इक्वल टू रोटर स्लॉट हो जाए। जब स्टेटर का स्लॉट, देखिए यहाँ पर जो स्टेटर का स्लॉट है ये रोटर का स्लॉट है, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाए, तो मेरा कोइंग कंडीशन अगर हो जाएगा, कहीं लॉक कर देगा आपको। क्लियर है। अगर नेक्स्ट देखिए, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल रोटर स्लॉट। ये इंटीग्रल मल्टीपल अगर रहेगा रोटर स्लॉट का, तो तब भी कोइंग अगर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देखिए, रोटर पोल इज ग्रेटर देन स्टेटर पोल। मतलब रोटर का पोल जो है मेरा ज्यादा हो जाए स्टेटर का पोल से, तो कोइंग अकर हो जाएगा। तो यही चीज को कंडीशन अवॉइड करने के लिए क्या क्या उल्टा कर दीजिए, सिंपल है। जब कोइंग का कंडीशन है तो कोइंग को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, रोटर पोल को कम होना चाहिए, रोटर पोल कम होगा, स्टेटर पोल ज्यादा हो जाएगा। पहला कंडीशन, ये मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ इक्वल नहीं होगा, मतलब स्टेटर स्लॉट इज नॉट इक्वल टू रोटर स्लॉट। कोइंग को हटाने के लिए ये सब क्राइटेरिया हो जाएगा अवॉइड करने के लिए। तो वो अवॉइड करने के लिए नहीं बताया, मगर जब बता दिए कोइंग इसके कारण होता है, तो अवॉइड करने के लिए आप समझ गए हैं कैसे करना है। क्लियर है। अब इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको कोइंग के रिलेटेड। क्रोलिंग देख लेते हैं। क्रोलिंग क्या होता है, क्रोलिंग आपका होता है, क्रोलिंग कब अगर करता है, वेन NS बाई 6n प्लस माइनस 1 स्पीड। मतलब यहाँ पे n का 0 अगर रख दिया जाए तो ये नहीं होगा, 0 रखिएगा तो NS आ जाएगा। तो यहाँ n हमेशा ग्रेटर देन 1 लीजिएगा। तो n अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ n इक्वल टू 1 के लिए है, तो 6 प्लस 1 NS/7 और NS/5। तो ये क्रोलिंग आकर कर जाएगा 1/7 टाइम ऑफ दी सिंक्रोनस स्पीड पर क्रोलिंग आकर होता है। इसी को रिड्यूस करना है, क्रोलिंग मेरा नहीं हो। तो क्रोलिंग नहीं होने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग कोडेड कर सकते हैं और शॉर्ट पिच वाइंडिंग से हम लोग क्रोलिंग को रिमूव कर सकते हैं और कोडेड करके। ये क्लियर हो गया आपका कोगिंग क्रोलिंग। क्लियर है, नोट कर लीजिए या इसमें शॉर्ट ले लीजिए अच्छे से। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, 16 फॉर्मूला। स्पीड कंट्रोल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एग्जाम में। तो स्पीड कंट्रोल होता क्या है आपको पहले देख लेते हैं। स्पीड कंट्रोल 6 तरह का होता है अभी, जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल, सेकंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, थर्ड पोल चेंजिंग, फोर्थ स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, फिफ्थ 6 नंबर स्लिप पावर रिकवरी। सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है। वोल्टेज कंट्रोल टॉर्क के बारे में बताया था, टॉर्क डायरेक्टली फॉर्म में v² होता है या E2² आपको बताया था, वही v² हो गया। और 1/n कैसा है आपको पता है, के वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, के क्या होता था 3/ωs, ωs क्या होता था आपका 2πn/60। तो वहां से 1/n आया। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज कंट्रोल कैसे करते हैं, स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल करना मतलब क्या समझ रहे हैं, स्पीड कंट्रोल का मतलब आपको इसको घटाना है। तो ये कब घटेगा, जब मेरा वोल्टेज हाई रहेगा, जब वोल्टेज हाई रहेगा, टॉर्क हाई रहेगा, तब आपका स्पीड ऑटोमेटिकली घटेगा। तो हमको यहाँ स्पीड कंट्रोल करना है। स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वोल्टेज को ज्यादा रखना होगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है आपका, दो कंडीशन होता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दो कंडीशन होता है, एक विदाउट V/F कंट्रोल और एक होता है विद V/F कंट्रोल का होता है। इसका एक बताते ये कैसे आया, वहां 1/FQ कैसे आया। यहाँ टॉर्क, यहाँ पर आपका टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²/F। यहाँ V²/F हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर अगर देखा जाए आपको, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विदाउट मतलब कि विदाउट V/F कंट्रोल हो जाएगा, विदाउट FQ होता, सॉरी V²/FQ। जब विदाउट रहेगा तो आपका क्या, ये कांस्टेंट हो गया, ये हट गया,
डायरेक्टली हो जाएगा आपका 1/f3। अगर v/f कंट्रोल किया जाए तो यहाँ पर v/f कंट्रोल करेंगे तो आपका हो जाएगा v/f कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर क्या v का स्क्वायर f स्क्वायर डाल देंगे और यहाँ f3 है और जब f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 1/f आ जाएगा। यही आपका विद v/f कंट्रोल मेथड। क्लियर हो गया? तो आपका ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आपका मेथड समझ में आ गया है। आगे देखिए पोल चेंजिंग। पोल चेंज करके आपको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं आप। जैसे सिंक्रोनस स्पीड क्या हो गया था 120 f/p। यहाँ का देखिए पोल को हम जैसे ही घटाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा स्पीड। अगर यहाँ पोल मेरा ज्यादा हो जाएगा तो मेरा स्पीड घट जाएगा। तो यहाँ से पोल से हम लोग स्पीड को घटा सकते हैं, पोल चेंजिंग मेथड। इस तरह आपको बताया हुआ है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब कौन सा कंडीशन होता है। फिर स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, डायरेक्टली आपका स्लिप पावर रिकवरी। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस ये चीज पूछ देता है कि स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्पीड कंट्रोल में है कि नहीं है, यूज होता है कि नहीं होता, रोटर रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता। जो मेन था वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर रहना चाहिए। आगे देखिए आपका कास्केडिंग। कास्केडिंग क्या होता है? कास्केडिंग होता है दो पोल को कास्केड किया जाता है। जैसे मेरा इंडक्शन मोटर आपको अगर दो पोल अगर इसमें कास्केट कर दिए, कास्केट मतलब सीरीज में जोड़ देना, मतलब कास्केट कर रहे हैं, या तो आपको देखिए कब कब कंडीशन होता है। जैसे सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, N1 = 120f। ये वाला देखिए 120f पे P1 हो गया। जब पोल 1 है, पोल P1 है तब, अब पोल 2 रहेगा तो P2 लिखेंगे। अब जब दोनों पोल को कास्केट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 120f/P1 + P2। P1 + P2 कब होता है? जब क्यूमुलेटिव कास्केडिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव कास्केडिंग। ठीक है। और यहाँ पर आपका डिफरेंशियली कास्केडिंग मतलब अपोजिट होता है, मतलब P1 - P2 डिफरेंस जब भी आए तो डिफरेंशियली कास्केडिंग होता है। ये आपको पूछता है एग्जाम की कास्केडिंग कितने तरह का होता है, तो आपको पता होना चाहिए कास्केडिंग 4 तरह का होता है। ये चारों आपका फॉर्मूला बता दिए हैं, ये चारों न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अगर P1 P2 दिया होगा पूछ देगा, कास्केडिंग आपका पूछ देगा N1 कितना होगा, क्यूमुलेटिव कास्केडिंग पूछ देगा, या डिफरेंशियली कास्केडिंग पूछ दिया, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया कास्केडिंग। आइए एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा से बनते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 है आपका। देखिए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये क्यों किया जाता है? डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्यों किया जाता है? क्योंकि मोटर जब बंद हो जाता है, मतलब स्टार्ट नहीं हो पाता, तो हम लोग डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर करने के लिए, इसलिए कि स्टार्टिंग पर्पस को हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को ज्यादा करने के लिए, इंप्रूव करना, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज करते हैं हम लोग, स्टार्ट करने के लिए मेनली पर्पस होता है। इसी के लिए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, डबल स्क्वायरल केज क्या होता है? इसको हम लोग जो दिख रहा है आपको रेड वाला ऊपर वाला, इसको बोलते हैं आउटर केज बोलते हैं। जो अंदर में जो है, अंदर में उसको इनर केज बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आउटर केज आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि कम होता है, रिएक्टेंस कम होता है कि ज्यादा होता है, इससे पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लिखे होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। डबल स्क्वायर केज क्या होता है, ये इससे क्वेश्चन पूछेगा। बोल देगा आउटर केज डबल केज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरा आउटर केज कहाँ होता है, ऊपर में होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया देखिए, यहाँ एरिया मेरा कम दिख रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, ये नहीं रट लिए यहाँ पे। देखिए आउटर केज है तो रेजिस्टेंस हाई है तो हाई मार दिए, ठीक है, और लो है तो रिएक्टेंस लो है तो लो मार दिए। यह कॉन्सेप्ट समझिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले ये देखिए आउटर केज आपका यहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस पहले क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जानिए क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है आपका R = ρl/ एरिया होता है। ठीक है। यहाँ देखिए एरिया, यहाँ देखिए, यहाँ एरिया मेरा क्या है, कम हो रहा है। जैसे एरिया मेरा कम होगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। यहाँ रिएक्टेंस इसका ठीक अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, तो यहाँ रिएक्टेंस लो हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इनर केज में यहाँ पर क्या है, एरिया, यहाँ इससे आपको देखिए एरिया क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, तो एरिया हाई हुआ। एरिया हाई हुआ तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस। अब भूलिएगा नहीं ना, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसी के लिए आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये आना चाहिए, क्वेश्चन इससे पूछता है। और मेरा अभी पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आप नीचे फीडबैक दे सकते हैं कि और इम्प्रूव करूंगा। अगर कोई भी कुछ चीज आपको लग रहा है नहीं समझ पाया तो और मैं इस वीडियो को बेहतर बनाऊंगा। तो आप नीचे फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। ऑलमोस्ट ये आपका 3 फेज इंडक्शन खत्म होने वाला है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं, ब्रेकिंग।
थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मेन पार्ट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग कैसे किया जाता है, मतलब कैसे रोका है, मतलब कोई भी स्पीड को कम करना है तो ब्रेकिंग कैसे किया जाता है। ब्रेकिंग करने के लिए 3 मेथड होता है आपको। सबसे पहले प्लगिंग होता है, प्लगिंग ब्रेकिंग। सेकंड होता है डायनेमिक ब्रेकिंग और थर्ड होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। 3 तरह का मेथड होता है ब्रेकिंग करने के लिए, प्लगिंग, डायनेमिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। पहले देखते हैं प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग ब्रेकिंग क्या होता है। प्लगिंग के लिए आपका स्लिप ग्रेटर देन 1 होता है। इसका एक मैं ग्राफ बताऊंगा इसके बाद वाला में, उसमें आपको पूरा अच्छे से आपको पता चलेगा मोटरिंग एक्शन, जनरेटिंग एक्शन और प्लगिंग कंडीशन कब होता है। तो अभी मेन जान लीजिए स्लिप ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ स्लिप इज इक्वल टू एनएस, आपको ये पता है ना कि स्लिप क्या होता था। स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर बाई एनएस होता था। स्लिप का फॉर्मूला ये पता है, सबसे शुरुआत में पता है। मगर यहाँ एनआर यह पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि प्लगिंग कंडीशन में मेरा रोटर निगेटिव में घूमता है, एनआर माइनस एनआर होता है। यहाँ प्लगिंग कंडीशन में माइनस एनआर होता है, तो माइनस एनआर यहाँ पुट कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही एनएस प्लस एनआर हो जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, अब इफ द फेज सीक्वेंस रिवर्स, अगर मैं फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं फेज सीक्वेंस, तो तब मेरा प्लगिंग कंडीशन क्या होता है। जब फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दें तो प्लगिंग कंडीशन क्या हो जाएगा। यहीं पर देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ देखिए स्लिप है एनएस प्लस एनआर। एनआर का वैल्यू बताते हैं कितना होता है। एनआर होता है आपका बताया था, एनआर इज इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस होता है। तो यहाँ पे पुट कीजिए एनआर को, एनएस 1 माइनस एस बाई एनएस, दिख रहा है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ, ठीक है। यहाँ पुट किया, अब देखिए एनएस प्लस एनएस माइनस एस एन एस बाई एन एस। यहाँ पर अगर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एन एस प्लस एन एस क्या हो जाएगा 2ns माइनस एस एन एस बाई एन एस। ठीक है, आपको दिख रहा है इधर लास्ट में। अब यहाँ देखिए, यहाँ इधर पेन से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एनएस कॉमन लिया 2 माइनस एस बाई एनएस बाई एनएस, तो एनएस एनएस कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस एनएस आया, यहाँ से आया आपका इस जगह से। एनआर का वैल्यू पुट कीजिए, एनआर का वैल्यू पुट कीजिए एनएस 1 माइनस एनएस, मतलब एनआर का वैल्यू पुट कीजिए क्या, एनएस 1 माइनस एस होता है। तो यहाँ एनआर का पुट किया, तो वहां पर सोल्व कीजिएगा तो आपका 2 माइनस एस आ जाता है। वही आपका प्लगिंग कंडीशन का मेरा फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। तो फेज सीक्वेंस रिवर्स होने का कंडीशन में आपका आता है सिर्फ कितना, प्लगिंग कंडीशन 2 माइनस एस। ये क्वेश्चन आपको बताया भी है पिछले वीडियो में, जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, इससे क्वेश्चन एक है आपके पास, तो उसको आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ कोई चीज के लिए दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सेकंड होता है आपका ब्रेकिंग मेथड। ब्रेकिंग कौन सा है, सेकंड डायनेमिक ब्रेकिंग। प्लगिंग समझ में आ गया, प्लगिंग कब होता है, कौन सा कंडीशन पर और क्या कंडीशन है वो आपको बता दिए। आगे देखिए डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग क्या होता है, डायनेमिक ब्रेकिंग होता है मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी मोटर के लिए यूज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी मोटर होता है तब हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है कि डीसी करंट, और किसी में डीसी का नहीं यूज होता, इसी में केवल डायनेमिक ब्रेकिंग में इंजेक्ट करते हैं डीसी करंट इनटू अ 3 फेज स्टेटर कॉइल। आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द स्टेटर कॉइल इज रिलीज फ्रॉम द एसी, आफ्टर द कॉइल इज रिलीज फ्रॉम द एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स में इसको रिलीज किया जाता है। मेनली डायनेमिक ब्रेकिंग आपका क्या है, स्टेशनरी के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी मोटर के लिए डीसी करंट इंजेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये ओवर सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अच्छा क्लियर हो जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है इट इज यूज्ड व्हेन लोड बाय अ होस्टिंग और द बैक इमेज इज ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज। तो इसको क्या रोकना है मुझे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब कि टॉर्क को निगेटिव करना। जैसे टॉर्क मेरा निगेटिव आएगा तो मेरा टॉर्क घूमेगा, मतलब टॉर्क कम होगा तो आपका स्पीड रुक जाएगा। तो इससे क्लियर देखिए, तो टॉर्क निगेटिव कैसे कंडीशन होता है, आई इज इक्वल टू वी माइनस ईवी आर ए होता है। और आपका इफ एन ग्रेटर देन हो जाए, अगर इस एन किससे प्रोपोर्शनल है, ईवी इज इक्वल टू आई एन, मोटर का कनेक्शन है, तो ईवी अगर ज्यादा हो रहा है तो एन ज्यादा हुआ। और ईवी अगर मेरा यहाँ देखिए, यहाँ ईवी ज्यादा हो रहा है, यहाँ ईवी मेरा ज्यादा हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ईवी ज्यादा हो तो आईएम मेरा निगेटिव आ जाएगा। जैसे ही मेरा ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 हो गया, तो आईएम मेरा निगेटिव में आएगा।
जब आईए नेगेटिव में आया तो टॉर्क भी नेगेटिव में आया, प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क और आईए। तो टॉर्क जब नेगेटिव आएगा तो ब्रेकिंग करने लगेगा, उसको रोका जाएगा मोटर को। ये आपका मेथड है आपको रोकने का। मतलब ब्रेकिंग 3 तरह का, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और रिजनरेटिव ब्रेकिंग। आपको अगर मैं आपको बताता एक डायग्राम बताते हैं, उसमें आपको पूरा अच्छा क्लियर हो जाता है कौन सा मोटरिंग एक्शन होता है, कौन सा जनरेटिंग एक्शन होता है, और प्लगिंग कंडीशन का ग्राफ आपको बताते हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगर करना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लास्ट आपका बट नॉट लिस्ट आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का ऑलमोस्ट सब पूरा कवर कर दिए, सारे फॉर्मूला कवर। ये लास्ट है आपके लिए, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये आपका कंडीशन होता है। प्लगिंग मोड कब होता है, मोटरिंग मोड कब होता है, जनरेटिंग मोड कब होता है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स रखिए क्वेश्चन आएगा नहीं इससे। तो आपका कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंडीशन, जनरेटिंग मोड में आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, मेरा स्लिप कहाँ से कहाँ लाई होता है। फिर मोटरिंग मोड में आपका स्लिप कहाँ से कहाँ लाई होता है, और प्लगिंग मोड में। तो पहले देखिए जनरेटिंग मोड में, तो मेरा जनरेटिंग मोड इसे बोलते हैं, यहाँ से लेके इधर वाला पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर स्लिप 0 यहाँ पर है और स्लिप इधर निगेटिव चला जाता है। तो मेरा स्लिप लाई कहाँ से करता है, -1 से लेकर मेरा 0 के बीच में। -1 से ज्यादा और 0, -1 से ज्यादा और 0 से कम, तो इधर लाई करेगा आपका, -1 से लेकर 0 के बीच में। सेकेंड देखिए मोटरिंग मोड। तो मोटरिंग मोड में क्या होता है, आपका स्लिप पॉजिटिव होता है और आपका स्लिप लाइक कितना किसके किसके बीच लाइक करता है। देखिए स्लिप इक्वल टू 1 यहाँ पर, और यहाँ n इक्वल टू 0 पता है ना, n इक्वल टू 0 क्यों हुआ, कि ये स्लिप मैक्सिमम हो गया। जब मेरा NR 0 हो जाता है तभी तो मेरा स्लिप मैक्सिमम आता है, ये कंडीशन है। और यहाँ स्लिप कब 0 होता है, जब मेरा NR यहाँ NS हो जाए। यहाँ n मतलब NR है, रोटर का स्पीड है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या, मोटरिंग मोड में आपका स्लिप का किसके किसके बीच लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ये मोटरिंग मोड हो गया आपका, यहाँ से लेकर इसके बीच में मोटरिंग मोड है ये। और आगे आइए लास्ट प्लगिंग मोड। प्लगिंग मोड किसको बोलते हैं, प्लगिंग मोड हो गया आपका 1 से 2 के बीच में, 1 से ज्यादा 2 से कम। यहाँ 1 से इधर 1 से ज्यादा 2 से कम, इसके बीच में लाई करता है आपका प्लगिंग मोड है। ये आपका प्लगिंग मोड का कंडीशन है। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता ही है, क्लियर रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और ये स्लिप का कंडीशन पूछ देगा कि मोटरिंग मोड में कहाँ से लाई करता है, जनरेटिंग मोड में कहाँ से लाई करता है, प्लगिंग मोड में कहाँ से कहाँ लाई करता है। और यहाँ एसएम यहाँ मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम से इधर स्टेबल कंडीशन होता है मोटरिंग मोड में, और यहाँ से अनस्टेबल कंडीशन होता है। तब जब एसएम के बराबर हो, एसएम के बाद से इधर। और लास्ट देखिए ये छूट गया था, ये बताना जरूरी था, इससे भी क्वेश्चन एक पूछ ही लेते हैं, मतलब नोट करके यहाँ लिखा दिए आपको। सर्कल डायग्राम जो होता है, सर्कल डायग्राम का अगर डायमीटर पूछ दे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रोटर करंट से करता है, टोटल रोटर करंट से रिप्रेजेंट करता है मेरा सर्कल डायग्राम ऑफ डायमीटर। डायमीटर का सर्कल डायग्राम पूछ दिया जाए, किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल रोटर करंट। ऑप्शन में दे देगा स्टेटर करंट, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ रोटर करंट होता है। तो ये छूट चुका था, इसीलिए यहाँ पे लिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज मैंने सारे इंडक्शन मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको बताया है, और आपको सारे समझ में आ गया होगा किस कैसे कहाँ यूज करना, कहाँ अप्लाई करना है। तो आप पूरे प्रैक्टिस कीजिए और ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिए अच्छे से। अभी जितना भी मैंने अभी क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है उसे जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसको देखिए। आपको एक भी क्वेश्चन, मतलब जो भी बताया आज, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, जो भी मैंने अभी तक बताया है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप लोग सब सुरक्षित रहे और कोरोना काल में अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात आपको एक चीज और बताना है कि यहाँ पर आपको ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंप्लीट कर दिया गया, तो आगे बताइए, फीडबैक दीजिए आगे क्या बताऊं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में फॉर्मूला बता दूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा दूं, या डीसी मशीन या ट्रांसफार्मर। तो आप कमेंट कीजिए, जैसा कमेंट आएगा उस तरह का आपको क्लास दिया जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो चुका है तो सोच रहे हैं सिंगल फेज भी साथ साथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी कंप्लीट कर दिया जाते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग बोले कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और मेरे पढ़ाया हुआ आपको किस तरह का लगा भी फीडबैक दीजिए आपको, और किसी भी रिलेटेड बोर्ड से संबंधित से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।